प्रथम इकाई के अंतर्गत हम प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतकों में अरस्तु के विचार को पढ़ रहे थे और इसके पहले के अंक में हमने अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार को जाना। हमने ये समझा कि अरस्तु ये मानता है कि किसी राज्य में, किसी भी शासन में या किसी भी राज्य के संविधान में होने वाला कोई भी बदलाव क्रांति है। क्रांति का मतलब केवल हिंसा, विद्रोह, विप्लव या पूरा परिवर्तन नहीं। यदि कोई आमूलचूल परिवर्तन, छोटा बड़ा परिवर्तन भी होता है तो उसे हम क्रांति कहते हैं। इसके बाद हमने ये भी जाना था कि क्रांति के अंतर्गत, क्रांति के स्वरूप में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है अरस्तु ने क्रांतियों के कारण क्या बताया है, क्रांति क्यों होती है। अरस्तु ने क्रांति के कारण भी बताए हैं, क्रांति के प्रतिकार के उपाय भी बताए हैं। अगले अंक में हम वो भी पढ़ेंगे प्रतिकार के उपाय। आज हमारे पढ़ने का विषय है अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के कारण। तो अरस्तु ने ये बताया कि मुख्य रूप से 3 कारण कहीं पर भी क्रांति के होते हैं। उन 3 में से कोई भी कारण हो सकता है। 3 कारणों में उन्होंने विवेक किया। उसमें एक तो सामान्य कारण बताए जिसमें फिर विभाजन है, कुछ विशेष कारण बताए और तीसरा उन्होंने बताया विशेष शासन प्रणालियों के लिए विशेष कारण या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कारण। जैसी जहां की शासन प्रणाली है उसके अनुरूप वहां क्रांति के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के सामान्य कारण। सामान्य कारणों में अरस्तु 2 सामान्य कारण मानता है, एक तो असमानता और एक अन्याय। पहली बात करते हैं असमानता की। असमानता कैसी? तो अरस्तु कहता है समानता 2 तरह की होती है, एक पूर्ण समानता, एक आनुपातिक समानता। पूर्ण समानता का मतलब यह है कि सामान्य वर्ग ये सोचता है कि वह भी शासक वर्ग के समान है, फिर भी वह उसके पूर्ण समान नहीं है, योग्यताओं में समान है फिर भी उनके समान नहीं है और वो क्रांति को जन्म देते हैं। आनुपातिक समानता में कुछ वर्ग ये मानते हैं कि वह योग्यता में बहुत योग्य है, क्षमताएं भी उनमें बहुत हैं, पर फिर भी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुपात में उन्हें जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा और इस आधार पर वे क्रांति को जन्म दे देते हैं। तो ये दो कारण असमानता के अंतर्गत आ गए। दूसरा अन्याय। अन्याय का मतलब है कि जिसे जो प्राप्त होना है वो उसे प्राप्त नहीं होता और जिसे जो प्राप्त नहीं होना है उसे वो प्राप्त हो जाता है। दोनों ही स्थितियां अन्याय को जन्म देती हैं और ऐसी स्थिति में जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो क्रांति को जन्म देते हैं, वो बदलाव को लाते हैं। तो ये सामान्य कारण हो गए अरस्तु के अनुसार, एक तो असमानता और एक अन्याय। दूसरा अरस्तु बात करता है विशेष कारण। विशेष कारणों में बहुत से कारण हैं, जैसे शासकों की धृष्टता या लाभ की लालसा। यदि कोई शासक भ्रष्ट व्यवहार करता है, लाभ की लालसा के कारण अनुचित कार्य करता है तो क्रांति हो जाएगी। दूसरा सम्मान की लालसा। कोई वर्ग सम्मान की लालसा रखता है पर उसे सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके द्वारा भी क्रांति को बदलाव को जन्म दिया जा सकता है। किसी प्रकार की उत्कृष्टता, यदि राज्य में, किसी वर्ग में या किसी समूह में कोई उत्कृष्टता आ गई है तो वह भी बदलाव करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि शासन सत्ता पे बहुत काबिज हो जाए, राज्य उसके अधिकार में आ जाए और इसीलिए एथेंस में ये प्रथा थी कि जो भी उत्कृष्टता प्राप्त कर लेता था उसे निर्वासित कर दिया जाता था। फिर घृणा। यदि शासक आचरण ऐसा करता है कि किसी वर्ग के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे धनिकों के द्वारा निर्धनों के प्रति घृणा का भाव है या किसी जाति आधार पर घृणा का भाव है, क्षेत्रीय आधार पर घृणा का भाव है, तो ये घृणा का भाव भी क्रांति को जन्म देगा। भय भी क्रांति का एक विशेष कारण माना गया। भय 2 तरह के भय होते हैं। एक तो अपराध से बचने के लिए डर कर कुछ समूह क्रांति कर लेते हैं और दूसरा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है और वो डरते हैं कि और ज्यादा जुल्म
बढ़ेंगे, पर ऐसी परिस्थिति में वो क्रांति को जन्म दे देते हैं। फिर प्रमाद, जो आलस्य है, आलस्य के कारण कई बार ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा दिया जाता है जो कि शासक के प्रति वफादारी नहीं रखते और वो बदलाव की कोशिश कर लेते हैं। दूसरा प्रमाद, कई बार शासक प्रमादी हो जाए, आलसी हो जाए, तो उसके कारण भी आम जनता बदलाव की मांग करती है और विद्रोह हो जाता है, क्रांति हो जाती है। विदेशी और विजातीय तत्व, ये भी क्रांति का एक विशेष कारण है, क्योंकि यदि राज्य में विदेशी उपस्थित है, विजातीय तत्व उपस्थित है, तो वो विदेशों के साथ मिलकर के, विरोधी विचार वाले विदेशों के साथ मिलकर के क्रांति को जन्म दे सकते हैं। क्षुद्र घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं, जैसे परिणय संबंधों को लेकर के ऐसी कोई छोटी मोटी बात है, उसे लेकर के भी कई बार क्रांति हो जाती है। परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि राज्य में एक वर्ग बहुत प्रभावी है या एक दल बहुत प्रभावी है और दूसरा नहीं है, कमजोर है, तो ऐसे में बदलाव की कोई संभावना, कोई आशंका नहीं रहेगी। पर यदि दोनों परस्पर संतुलित है तो ये हो सकता है कि कभी भी बदलाव लाया जा सकता। एक वर्ग दूसरे वर्ग को सत्ता से हटा करके स्वयं सत्ता पर काबिज हो सकता है। तो ये वो कारण थे क्रांति के जो अरस्तु ने विशेष कारण बताया। सामान्य कारण में मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक तो असमानता है। असमानता में अरस्तु स्वयं क्या कहता है, छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए और विद्रोही बना करते हैं, और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए यदि वह मनोदशा है जिसमें क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है, यही वह मनोदशा है जिसमें क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। अन्याय के बारे में अरस्तु मानता है कि क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार है, इसलिए अन्याय और दुर्भावना, असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण है। तो हमने दो तरह के कारण देखे, एक सामान्य कारण जिसमें असमानता और अन्याय, दूसरा विशेष कारण जिसमें अलग अलग हमने दो कारण बताए। अब तीसरा जो अरस्तु बताता है वो विभिन्न शासन प्रणालियों में अलग अलग क्रांतियों के कारण होते हैं। तो सबसे पहले प्रजातंत्र है, जिसे वो भीड़तंत्र भी कहता है। अरस्तु ये मानता है कि प्रजातंत्र में वाद नेता, वादवीर, जिसको हम भाषण भट्ट कहते हैं, वो क्रांति को जन्म देते हैं, क्योंकि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को प्रभावित कर देते हैं और सत्ताधारी व्यक्तियों को सत्ता से हटाने के लिए जनता को तैयार कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में क्रांति हो जाती है। दूसरा धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में दो कारण अरस्तु बताता है क्रांति के। एक तो शासकों का अन्याय व्यवहार, यदि शासक किसी वर्ग के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं तो वह वर्ग विद्रोह करेगा और क्रांति होगी। दूसरा शासक वर्ग में फूट या दलबंदी, यदि शासक वर्ग बिखर गया तो वो भी दूसरा वर्ग पहले वर्ग को सत्ता से हटाने की कोशिश करेगा। तो ये दो कारण धनिक तंत्र में होते हैं। फिर कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में अरस्तु तीन कारण बताता है। पहला, पद प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में यदि सीमित कर दी जाए तो जिन्हें पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है वो लोग इस मौके की तलाश में रहेंगे कि कब बदलाव किया जाए और कब क्रांति को जन्म दिया जाए। दूसरा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या असंतोष। यदि शासक को लगता है कि सबको संतुलित पद प्रतिष्ठा दी है, पर किसी व्यक्ति को जो कि बहुत शक्तिशाली है उसकी महत्वाकांक्षा और उच्चता को प्राप्त करने की होती है और वो असंतुष्ट होता है, तो वह भी क्रांति को जन्म दे देता है। फिर तीसरा, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। यदि कुलीन तंत्र में समाज के विभिन्न वर्ग संतुलित नहीं है, समन्वय उनमें नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी क्रांति जन्म देती है। फिर संवैधानिक तंत्र जो होता है, जिसको पॉलिटी अरस्तु ने कहा है, उसमें क्रांति का कारण वो बताते हैं कि लोगों द्वारा अपने शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली समझना। जब लोग ये मानने लग जाए कि जो सत्ताधारी है उसके जैसा तो मैं भी हूं, मेरी भी योग्यता वैसी है, मेरी भी क्षमता वैसी है, शासन मैं भी कर सकता हूं, जब अपने आप को उसके योग्य मानने लग जाए तो वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कब शासक को हटाए और वो सत्तासीन हो जाए। तो इससे भी क्रांति को जन्म मिलता है। और फिर राजतंत्र या आत्मतंत्र, दोनों में एक जैसे कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं
शासक का जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार। यदि शासक जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है तो राजतंत्र में क्रांति होगी। दूसरा, प्रमुख व्यक्ति का अपमान। यदि किसी प्रमुख व्यक्ति का अपमान कर दिया गया तो वो षड्यंत्र रचेगा और वो शासन सत्ता को या पदच्युत करने की कोशिश करेगा। और तीसरा, विरोधी लक्षण वाले पड़ोसी राज्य का प्रभाव। कई बार राजतंत्र में जो पड़ोसी राज्य जो विरोधी लक्षण वाला है, उस राज्य के साथ मित्रता नहीं रखना चाहता, वो भी उस राज्य में षड्यंत्र करवा करके क्रांति करवाने की कोशिश करेगा। तो ये अरस्तु ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्रांतियों के कारणों का निरूपण किया है। उसने बताया है कि अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो विशेष कहे जा सकते हैं और कुछ सामान्य कारण हैं जो कहीं भी कैसी भी शासन व्यवस्था हो वहां यदि वो जन्म ले लेते कारण तो वहां क्रांति का होना अवश्य है। तो ये हमने आज पढ़ा अरस्तु के द्वारा बताए गए क्रांतियों के कारणों को। अगले अंक में हम ये जानेंगे कि अरस्तु ने जो इन क्रांतियों के कारण बताए हैं, इन क्रांतियों के प्रतिकार के लिए क्या उपाय बताए हैं ताकि राज्य स्थिर रह पाए और वहां क्रांति न हो सके।